हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे मोशन इन ए प्लेन का लेक्चर नंबर 3। जिसमें प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में। आज हम करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन का मतलब नाम से ही पता चला, एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड करना। मान लिया कि दो वेक्टर है हमारे पास, जैसे मान लिया ये ए, मान लिया ये ए वेक्टर है और ये मान लिया बी वेक्टर है। इनको दो पार्ट्स में रिजोल्व करना, और एक मान लिया इसी प्लेन में एक अनदर वेक्टर ये है ए। ठीक है, तो इस ए को हम कैसे लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू लैम्बडा ए प्लस म्यू पी। तो ये रिजोल्यूशन है। तो लेट ए एंड बी एनी टू वेक्टर्स ले लिए एक प्लेन के अंदर विद डिफरेंट डायरेक्शन में, एंड ए क्या है? एक अनदर वेक्टर है, एक प्लेन में, इसी प्लेन में एक अनदर वेक्टर है इन द सेम प्लेन। ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ दीज टू वेक्टर। तो ए है तो हम ए को इनके सम के इक्वल रख सकते हैं, यानी लैम्बडा ए। तो सम ऑफ टू वेक्टर वन इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ए बाय रियल नंबर, एंड बी को भी एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो वी से दैट ए हैज़ बीन रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट। तो ए को हम रिजोल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में, लैम्बडा ए एंड म्यू बी अलोंग ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है कि एक ही प्लेन में मान लिया कि दो वेक्टर हैं और इसी प्लेन में हमारे पास एक अनदर वेक्टर है, तो उसको हम इनके एक रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके इन वेक्टर को लिख सकते हैं। तो ये है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर्स होता है। अब आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर देखो नाम से ही है, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो। ए वेक्टर, एक वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड इज 1 is called unit vector, and it is in particular direction। और एक ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, and it is in particular direction, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। एंड जो यूनिट वेक्टर होता है, यानी एक टाइप से वन, तो वो उसके पास ना यूनिट होती है। यूनिट वेक्टर हैव नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशंस। ना उसके पास कोई यूनिट होती है एंड ना कोई डायमेंशंस, डायमेंशन लेस होते हैं और यूनिट भी नहीं होती। तो ये यूनिट वेक्टर, एंड इट इज यूज टू स्पेसिफाई ए डायरेक्शन ओनली। सिर्फ एक डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए, ए डायरेक्शन ओनली। जैसे मान लिया तीन कंपोनेंट ले लेते हैं, 3 कंपोनेंट में एक्स वाई जेड। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। इसमें इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? आई। इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? जे। एंड इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? के। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर कि जो मैग्नीट्यूड होता है आई, जे एंड के, तीनों का क्या होगा? 1, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। ना उसके पास कोई डायरेक्शन होती है, ना उसके पास कोई डायमेंशंस होते हैं, ना उसके पास कोई यूनिट होती। सिर्फ वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए, जैसे मान लिया ये आई है, तो ये सिर्फ ये क्या दिखा रहा है कि आई एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये जे यानी ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, ये के यानी ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। तो सिर्फ जो यूनिट वेक्टर है वो एक स्पेसिफाई करता है डायरेक्शन ओनली को, ना उसके पास कोई डायमेंशंस होती और ना कोई यूनिट होती।
लेट वी टेक एक रिजोल्यूशन का एक एग्जांपल लेते हैं। लेट मान लिया ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मान लिया A1, ये मान लिया A2। ठीक है, इसको ऐसे, ये है A वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट में डिवाइड करती है A1 एंड A2। इसका ये एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट करते हैं AX कोस थीटा में अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, एंड AY साइन थीटा, जो परपेंडिकुलर होता है उसको साइन थीटा कंपोनेंट में करते हैं। AY साइन थीटा एंड AX कोस थीटा। तो A1 इज पैरेलल टू आई कंपोनेंट, क्योंकि आई क्या यूनिट वेक्टर तब तक नहीं दिखाएंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा कि जो A1 की डायरेक्शन किस साइड है और A2 की डायरेक्शन किस साइड है, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है हमें, डायरेक्शन। तो आई A1 क्या है, पैरेलल टू आई डायरेक्शन, एंड A2 क्या है, पैरेलल टू जे डायरेक्शन। तो ये आई हो गया और ये जे हो गया। तो A1 को हम कैसे लिख सकते हैं, A1 को, A1 इज इक्वल टू ये एक्स कॉम्पोनेंट, ये वाई कॉम्पोनेंट, AX I, और A2 को कैसे लिख सकते हैं, AY J। ये इसके दो कंपोनेंट हो गए, A1 और A2 में इसको डिवाइड कर दिया। AX इज नॉट ए वेक्टर, जो सिंपल AX होगा वो वेक्टर नहीं होगा जब तक हम उसके साथ एक यूनिट वेक्टर नहीं लगा लेंगे, तब तक ये खुद एक वेक्टर नहीं होगा। यानी AX इज नॉट ए वेक्टर, वेक्टर नहीं होगा unless we not use a unit vector। जब तक हम यूनिट वेक्टर यूज नहीं करेंगे तब तक एक यूनिट वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो जब हमने इसके साथ यूनिट वेक्टर यूज किया यानी AXI, तब ये पूरा एक क्या बना, वेक्टर। तब तक हमने जब हमने यूनिट वेक्टर यूज किया तब ये क्या बन गया, AXI, यानी यूनिट वेक्टर हो गया A1 A2। ठीक है, तो सिंपली यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री वी कैन, हमने इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, AX कोस थीटा एंड AY साइन थीटा। एज फ्रॉम जो ऊपर ये कंपोनेंट हैं वेक्टर के, ये पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं और जीरो हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर हमारे पास थीटा जीरो हुआ तो कंपोनेंट हमारे जीरो होंगे, अगर थीटा अगर नेगेटिव या पॉजिटिव हुआ एंगल, तो अगर एंगल मतलब ये थीटा पे डिपेंड करेंगे ना, थीटा कौन मतलब π/2 है, ठीक है, कोस π/2 होगा तो माइनस होगा, -0 होगा। ठीक है, तो जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव इस पे थीटा पे डिपेंड करेगा कैसे भी हो। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, अब इसका मान लिया मैग्नीट्यूड निकालें ए का, मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमने जो 3D में नहीं लेंगे, हम इसमें सिर्फ 2 डायमेंशंस में करेंगे, क्योंकि मोशन एक प्लेन में है ना, तो प्लेन हम 2D में करेंगे। तो ए अगर इसका ही निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ आई ये है AX का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ AY का स्क्वायर। तो इससे जो ये है रिजोल्व हो गया कंपोनेंट में, ए कंपोनेंट हमने क्या कर दिया रिजोल्व, A1 और AX और AY में। तो दो इसमें कंपोनेंट में हमने इसको रिजोल्व कर दिया, और इस तरीके से हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। और इसी में अगर टेंजेंट थीटा यानी एंगल निकालना हो टेंजेंट थीटा, तो कैसे निकालेंगे, AY/AX, जो हमें y कंपोनेंट के में दे रखा होगा वेक्टर, और जो x में होगा तो वो आ जाएगा हमारा टेंजेंट थीटा, और थीटा क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स AY/AX, जो भी x कंपोनेंट के और y कंपोनेंट के अलोंग होंगे उनको रख के, और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, और ये होगा उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हैं उनको हम ऐसे रिजोल्व करते हैं, और ये होता है मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, एंड ये होता है एंगल निकालने का फॉर्मूला। ये थीटा एंगल निकालने का, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू AY/AX एंड थीटा इज tan इनवर्स AY/AX। अब देखो, अगर मान लिया हमारे पास दो वेक्टर आ जाएं, अगर मान लिया ए वेक्टर, तो ये ले लिया, मान लिया ये वेक्टर हो गया। ठीक है, तो हमने इसको दो कंपोनेंट में कर दिया, ये हमारा होगा AY और ये होगा हमारा AX, ये एंगल थीटा से कर दिया।
ये मान लिया कोई बी वेक्टर है, इसको भी हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। ये है बी वाई और ये है बी एक्स, ये एंगल थीटा है और ये बी वेक्टर है। इनको हमने मान लिया दो वेक्टर दे दिए हैं अब, और इनको रिजोल्व करना है अलग अलग कंपोनेंट में। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू सेम ए एक्स आई, क्योंकि जब तक हम आई नहीं लगाएंगे तो डायरेक्शन नहीं होगा, प्लस ए वाई जे, ए के ये हो जाएंगे, बी का बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। अब इनका रिजल्टेंट, क्योंकि इनका रिजल्टेंट जब इनको ऐड करेंगे, ऐड करके ही तो निकालेंगे, जब रिजल्टेंट ही निकालेंगे तो a प्लस बी, और a प्लस बी मतलब ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। आई वाले कंपोनेंट अलग, कोफिशिएंट अलग, ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे, और ए एक्स, ये ए एक्स प्लस बी एक्स, और ये क्या है आर, तो रिजल्टेंट किसके इक्वल आ गया, आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। तो जब हमारे पास दो वेक्टर हों तब उनको हम ऐसे रिजोल्व करेंगे, अलग अलग लेकर इनके आई के वाले कोफिशिएंट को कॉमन लेकर ऐड किया और उनका रिजल्टेंट निकाल के, और इस तरीके से जब दो वेक्टर हो तो रिजोल्व करेंगे ऐसे। अब देखो इन्हीं वेक्टर्स के बारे में अगर पूछ लिया जाए वेलोसिटी देकर और एक्सेलरेशन देकर कि इनको रिजोल्व करो और निकालो, ठीक है। तो मान लिया वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है, डेल आर बाय डेल टी, और डेल आर हमारा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, आर इज द पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर ये होता है पोजीशन वेक्टर, और जो पोजीशन वेक्टर है आर वो क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे। और अगर तीन कंपोनेंट हो, थ्री में थ्री उसमें हो, थ्री डायमेंशन में तो प्लस जेड की आ जाएगा। अब हम 2D में कर लें तो r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे है इसमें r। अब डेल आर बाई डेल टी है वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ये एक टाइप से पोजीशन ही है, पोजीशन बाय टाइम। डेल आर की जगह क्या रखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे बाय डेल टी, अलग अलग डेल एक्स बाय डेल टी, साथ में आई प्लस डेल वाई बाय डेल टी प्लस इंटू में जे, यूनिट वेक्टर साथ में रखें। v इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ये एक टाइप से क्या है पोजीशन, तो ये क्या आ जाएगा v एक्स आई प्लस v वाई जे। तो इस तरीके से करेंगे जब वेलोसिटी के कंपोनेंट दे दिए जाएं, वेलोसिटी निकालनी हो और उसको गए कि उसको रिजोल्व करो दो कंपोनेंट में, तो जो पोजीशन वेक्टर गिवन होगा पोजीशन वेक्टर को लेकर एक्स आई प्लस वाई जे रख के डेल टी, वेलोसिटी तो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो आर एक टाइप से पोजीशन डिस्प्लेसमेंट ही है, तो डेल एक्स वाई और वाई जे, एक्स आई और वाई जे एक्स एक्सिस के अलग और वाई एक्सिस, तो आई और जे इसके क्या है यूनिट वेक्टर, डेल एक्स बाई डेल टी अलग अलग कर दिया और डेल वाई बाई इंटू टी, और v इज इक्वल टू वी एक्स आई वी वाई जे। तो y कंपोनेंट को इस तरीके से करेंगे, और अगर इसी में थीटा निकालना हो तो थीटा क्या आ जाएगा, वी वाई बाई वी एक्स, ये टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा, तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स, ये आ जाएगा थीटा की। अब मान लिया इसी में एक्सेलरेशन दे दिया जाए, एक्सेलरेशन, और उसको रिजोल्व करना हो दो कंपोनेंट में एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल वी बाय डेल टी, इंस्टेंटेनियस के लिए ले रहे हैं, एवरेज मान लिया, इंस्टेंटेनियस नहीं एवरेज मान लिया, एवरेज मान लिया, इज इक्वल टू डेल वी को करेंगे एक्स कंपोनेंट में, वाई कंपोनेंट में बाय डेल टी, क्या आ जाएगा डेल
वी एक्स बाय डेल टी इंटू आई प्लस डेल वी वाई जे बाय डेल टी। ये क्या होता है? ए। तो ए इज इक्वल टू ए एक्स आई इज इक्वल टू प्लस ए वाई जे। ठीक है, तो और ए एक्स क्या है? ए इज इक्वल टू ए एक्स ऐसे लिख सकते हैं ना, डी वी एक्स बाई डी टी। ये इंस्टेंटेनियस के लिए आ गया। और ए वाई इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ये है एक्सेलरेशन के लिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जब एक्सेलरेशन के लिए पूछा जाए तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये होगा एक्सेलरेशन के लिए। अब उन्हीं के बेस पे मान लिया ये न्यूमेरिकल है। ए पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन दिस, ये है आर हमारा पोजीशन वेक्टर है। टी इज इन सेकेंड एंड कोफिशिएंट ऑफ प्रॉपर यूनिट की जो कोफिशिएंट ये हमें मीटर्स में दिए गए हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी टी एंड ए टी, यानी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब देखो वी टी जो होता है, वी टी क्या होता है? डी आर बाई डी टी, जो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी बाई डी टी। और आर की क्या है? 3.0 टी आई प्लस 2.0 टी स्क्वायर जे प्लस 5.0 के विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी बाई डी टी इसका क्या होगा? 3.0 वी टी इज इक्वल टू 3.0 प्लस इसका 4.0 जे, आई साथ में रहेगा, आई जे, और इसका क्या होएगा? 0, क्योंकि टी की टर्म नहीं है इसमें। तो ये हो गया 3.0 4.0 दिस। अब टाइम कितना है गिवन है? ये रहा 1.0 सेकेंड टाइम गिवन है कितना? 1.0 सेकेंड। तो 1.0 सेकेंड टाइम गिवन है, इसमें साथ में टी भी रहेगा 4.0 टी इंटू जे। टी है ना, क्योंकि इसको जब 2 की पावर लेके आएंगे तो एक टी साथ में रह गया, तो ये टी। जब इसमें टी की वैल्यू रखेंगे, इसमें तो टी है नहीं, तो सिर्फ इतना ही है, यही है। तो 3.0, तो वी टी इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? 4.0 के। 3.0 क्योंकि टी की वैल्यू रखेंगे 3.0 आई प्लस इसमें जब 1 रख देंगे तो 4.0 जी। टी की वैल्यू कितनी है? 1 याद है। अब इसका क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। ये आ गई वी टी। अब मैग्नीट्यूड से पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे ए टी। अब इसका डी वी बाई डी टी सिर्फ कितना आया? 4.0 जे, यानी जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज इन वाई डायरेक्शन। एक्सेलरेशन की क्या आई? वाई डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि इसके साथ कौन सा कंपोनेंट है? जे। जे यूनिट वेक्टर है इसके साथ डायरेक्शन। तो जो ए है वो वाई डायरेक्शन में है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं वेलोसिटी का। तो v इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड जो पीछे करवाया था 3 का स्क्वायर, यानी जो आई यूनिट वेक्टर है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जो जे यूनिट वेक्टर है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी √9 प्लस 16 √25, यानी 5। 25 का 5 आ जाएगा, ये आ गया 5। और जब इसका थीटा निकालेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4/3। जे कॉम्पोनेंट है 4/3, आई है 3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, यानी 53 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल होंगे जिनमें पोजीशन ए टी और बी टी, तो उनको हम जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है एक्स आई और वाई कंपोनेंट में रिजोल्व करके ऐसे सोल्व करेंगे। अब करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट फॉलो ए सर्कुलर पाथ, जब एक ऑब्जेक्ट अपनी सर्कुलर पाथ फॉलो करती है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की वो मोशन क्या कहलाती है? सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो जो यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ कि जब एक ऑब्जेक्ट अपना सर्कुलर पाथ फॉलो करे एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो वो उसकी क्या होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
ठीक है। जैसे मान लिया एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे एंगुलर वेलोसिटी लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टाइम, या फिर द रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या कहलाती है, एंगुलर वेलोसिटी। जो हमारी लीनियर वेलोसिटी होती थी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता था सिर्फ, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी होगा, ये होगी एंगुलर वेलोसिटी, डेल थीटा बाय डी टी। डेल थीटा ये उसके लिए आ गया ना, इंस्टेंटेनियस के लिए, एवरेज के लिए डेल टी बाय डेल थीटा बाय डेल टी आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ए, जिसको हम इस टाइप से दिखाते हैं कुछ थोड़ा सा, एंगुलर एक्सेलरेशन को, ये क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम ए सी इज इक्वल टू, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रुप स्टेडीली एंड कंप्लीट 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकेंड, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड देखो इसकी क्या होगी, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी, 2 पाई टाइम कितना, 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकेंड, यानी 7 बाय 100, यानी कि इसके इक्वल आ जाएगा 2 पाई इंटू 100 बाय 7, जिसका आंसर क्या, सॉल्यूशन क्या होगा, 0.44 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ये क्या है इसकी एंगुलर स्पीड, तो 0.44 रेडियन पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट है, इसलिए ये आ जाएगा। अब लीनियर स्पीड अगर निकालें, लीनियर स्पीड, ये तो एंगुलर स्पीड थी, ये एंगुलर स्पीड थी, लीनियर स्पीड निकालें, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, जो एंगुलर स्पीड थी इंटू रेडियस, अब रेडियस इसमें गिवन है 12 है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा कितना है 0.44 इंटू आर कितना है 12, तो इसको जब कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.3 मीटर, ये है इसकी लीनियर स्पीड। अब एक्सेलरेशन निकालें, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो क्या होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा कितना है 0.44 का स्क्वायर इंटू 12, तो ये आ जाएगा 2.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। तो ये क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जो एंगुलर स्पीड है और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, इनके बेस पे जब न्यूमेरिकल आए तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो जो इक्वेशन, जो प्रोजेक्टाइल मोशन थी उसमें एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन आती है, इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी, ये फर्स्ट लेक्चर में हुआ नहीं था, इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी ये रह गया था, इसलिए अब कर लेंगे इसको। इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रॉजेक्टरी क्या होती है, इज द इक्वेशन विच रिलेट टू वाई एंड एक्स, सिर्फ वाई एंड एक्स से रिलेट करे, टाइम से उसका कोई रिलेशन ना हो। अगर मान लिया y इज इक्वल टू 2x है, तो अगर हम x की वैल्यू को 2 लें तो y किससे चेंज हो, 4 से। अगर x की वैल्यू को 3 लें
तो y किससे चेंज हो, 6 से। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये y और x से रिलेट कर रही है और इसमें टाइम की टर्म्स नहीं होती, नो टर्म्स ऑफ टाइम, नो टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम की इसमें कोई टर्म नहीं होती। अब देखो, मान लिया ये कोई ऑब्जेक्ट हमने प्रोजेक्टाइल की यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये इसकी इनिशियल स्पीड u है और टाइम इसका मान लिया t है। ये x को यहाँ पे मैक्सिमम हाइट हो रही थी ना, ये आ गया y कंपोनेंट और ये मान लिया x को, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल होगी ऑब्जेक्ट। अब x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग इसकी इनिशियल स्पीड और एक्सेलरेशन देखेंगे। x एक्सिस के अलोंग इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, u कोस थीटा, क्योंकि x वाले कंपोनेंट को हम कोस थीटा में करते थे डिवाइड, और ये हो गया x इज इक्वल टू यू कोस थीटा। और एक्सेलरेशन क्या होगा, x एक्सिस के अलोंग 0, y एक्सिस के अलोंग इक्वेशन क्या होगी, u साइन थीटा, और एक्सेलरेशन क्या होगा, ए वाई के अलोंग माइनस जी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो वाई एक्सिस के अलोंग माइनस जी ले रहे थे। अब इसमें इक्वेशन लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन हमारा क्या है, एक्स है, तो सॉरी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स इज इक्वल टू यू, यू की जगह क्या रखेंगे, यू कोस थीटा इंटू टी प्लस एक्सेलरेशन 0, तो ये वाली टर्म पूरी 0। अब इसके अलोंग देखते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इसके अलोंग क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वाई, और यू साइन थीटा टी और हाफ प्लस हाफ ए की जगह माइनस जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन होगी। अब x इज इक्वल टू, अब इसमें टाइम की टर्म नहीं होनी चाहिए, जो इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी होती है इसमें नो टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम की टर्म्स नहीं होनी चाहिए, यानी हम टाइम को यहाँ से निकाल लेंगे x बाय यू कोस थीटा। जो ये टाइम है इसको हटाने के लिए, क्योंकि जो टाइम है वो हमें नहीं चाहिए इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी में, इस टाइम को हम जो y वाली इक्वेशन है उसमें रख देंगे। तो देखो, जब हमने इसमें रखा तो y इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, जब t की वैल्यू इसमें रखेंगे t की जगह, तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और t की जगह क्या रख देंगे, x बाय यू कोस थीटा, t की जगह रख दिया, प्लस हाफ माइनस जी, और t की जगह एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब u से u, तो x साइन थीटा बाई कोस थीटा टेंजेंट थीटा, x टेंजेंट थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये आ गई इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी, ठीक है, ये होती है इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, ठीक है। तो ये होगी इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी मोशन की इक्वेशन, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसमें करेंगे जो प्रोजेक्टाइल मोशन थी उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो करेंगे। ओके, थैंक यू।